स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। परमाणु संरचना पाठ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इस समय। और परमाणु संरचना में हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। वहाँ तक हम लोगों ने जो है अभी तक भाग 3 में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जो प्रकाश है या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, है ना, वो डुअल नेचर शो करती हैं। और एक तो कणिका नेचर और दूसरा तरंग नेचर। अब तरंग प्रकृति और कणिका प्रकृति। और उसके बाद हमने ये भी चर्चा की थी थोड़ा सा कि जो है किस तरह से इस माध्यम से, मतलब कि कणिका माध्यम है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, उस कणिका प्रकृति से किस तरह से प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कृष्णिका के प्रभाव को एक्सप्लेन भी किया था। तो ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। अब आज हम उसके आगे स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो स्पेशली जो है स्पेक्ट्रम ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी अणु है, कोई भी परमाणु है, उसके अंदर की संरचना को समझने के लिए हमें स्पेक्ट्रम की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पेक्ट्रम को समझते हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, हम उसमें जानते हैं कि उसमें कई तरंग दैर्ध्य और कई आवृत्ति की विकिरणें होती हैं। कई तरह की तरंगें होती हैं, सबके अलग अलग तरंग दैर्ध्य होते हैं, सबके अलग अलग आवृत्तियाँ होती हैं। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हम बनाएं जिस इंस्ट्रूमेंट में इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को गुजारा जाए, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अलग अलग तरंग दैर्ध्य और या आवृत्तियाँ की जो तरंगे हैं वो सब अलग अलग हो जाएं। तो ऐसे यंत्र को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोप करता क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोप जो है, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है जिसमें कई तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति की विकिरणें हैं, उनको अलग अलग करने का काम करता है। जो सब मिले हुए हैं सबको अलग अलग करने का काम करता है। मतलब कहने का मतलब कॉस्मिक रेज वाला अलग हो जाएगा, है ना, गामा रेज वाला अलग हो जाएगा, इंफ्रारेड अलग हो जाएगा, विजिबल रेज अलग हो जाएंगी। इस तरह सभी जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सभी अलग अलग हो जाएंगी इस यंत्र के द्वारा। इसमें होता क्या है? इसमें एक प्रिज्म होता है या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है जो तरंगों का परिक्षेपण करता है। जब प्रिज्म से पास होगा प्रकाश, तो वो उसको जितने कलर की लाइट है, जैसे विजिबल लाइट को प्रिज्म में पास करें तो क्या करता है कि वो 7 रंग की से बनी होती, 7 रंगों को अलग अलग कर देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? परिक्षेपण कहते हैं। और फिर एक दूरदर्शी लगा होता है उसमें पीछे, जिसमें हम दूरदर्शी से देख सकते हैं कि प्रिज्म से निकलने वाली किरणें किस किस तरह की हैं, कैसे कैसे उनका रंग है। तो उसको एग्जामिन कर सकते हैं हम लोग अपनी आँखों से दूरदर्शी के माध्यम से। लेकिन अगर दूरदर्शी को हटा करके उसकी जगह एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी जाए, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जाए, तो जो प्रिज्म से अलग अलग रंग के प्रकाश निकल रहे हैं वो सब उस फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्ड हो जाएंगे और हमें एक रिकॉर्ड मिल जाएगा। और इसी रिकॉर्ड को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अगर हम दूरदर्शी को हटा करके वहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म लगाएंगे तो ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोप को अब हम लोग स्पेक्ट्रोग्राम कहेंगे, है ना। और जो हमें फोटोग्राफ मिलेगा उसे स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो जो स्पेक्ट्रम हमको इस तरह से मिलता है, उस स्पेक्ट्रम को हम विस्तृत रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा है अवशोषण स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दोनों को समझते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होता है? उत्सर्जन यानी इमिशन स्पेक्ट्रम अगर प्राप्त करना है तो किसी भी स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश, जैसे सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश, किसी पदार्थ को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करें तो उससे उत्सर्जित प्रकाश, है ना। निम्न दाब पर विसर्जन नलिका में जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्लो कराते हैं तो उससे भी प्रकाश उत्पन्न होता, उस प्रकाश को, बल्ब से उत्सर्जित प्रकाश को, तमाम चीज़ें हैं। तो किसी स्रोत से जो भी प्रकाश उत्सर्जित हो रहा हो, जहाँ से भी प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा हो, उस उत्सर्जित प्रकाश को अगर सीधे सीधे स्पेक्ट्रोस्कोप के प्रिज्म में पास करा दिया जाए तो प्रिज्म से निकलने वाले जो किरणें हैं, विकिरणें हैं,
उनको फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर रिकॉर्ड किया जाए तो जो स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा उस स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब सीधा कंसेप्ट है कि किसी भी ऐसे स्रोत से जो प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा हो, उससे उत्सर्जित प्रकाश को अगर स्पेक्ट्रोस्कोप के प्रिज्म में प्रवाहित किया जाए तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे उत्सर्जन या इमिशन स्पेक्ट्रम। दो तरह के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हमको मिलते हैं, एक सतत स्पेक्ट्रम या कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा रेखीय स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम इसको कहा जाता है। अब इसको समझते हैं कि ये दो तरह के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कैसे मिलेंगे। तो एक तो बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है, जो सूर्य का प्रकाश है या किसी बल्ब से जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसको अगर स्पेक्ट्रोस्कोप में पास कराओगे, सूर्य के प्रकाश को हमने यहाँ देखिए हमने चित्र में दिखाया है कि व्हाइट लाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, इसको स्लिट के माध्यम से एक प्रकाश को हमने प्रक्षेपित किया तो प्रिज्म से ये 7 रंग के विकिरणों में टूट गया, क्योंकि विजिबल लाइट है और विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं, है ना। तो ये 7 कलर जो फोटोग्राफ जो प्राप्त हुआ, फोटोग्राफिक फिल्म पे जो इमेज प्राप्त हुई उसमें देखिए वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं वही 7 रंग हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन ये सातों रंग इतने एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस होते हैं कि एक रंग दूसरे रंग में मर्ज होता है। आपने कभी इंद्रधनुष देखा हो तो उसमें 7 रंग होते हैं लेकिन इतनी मर्ज होते हैं सातों रंग कि कुछ रंग तो दिखाई नहीं देते। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है उसी को, क्योंकि इतने सतत हैं, ये इतने कंटिन्यूअस हैं कि इनको नाम दे दिया गया कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम या सतत स्पेक्ट्रम। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सब लोगों को। रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है? देखिए किसी वोलेटाइल सॉल्ट को यानी वाष्पशील लवण को, जैसे NaCl है, KCl है, इस तरह के वाष्पशील लवणों को अगर बुनसेन बर्नर में रख के गर्म किया जाए, बुनसेन बर्नर ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि और दूसरी बर्नर से आप स्प्रिट लैंप इस्तेमाल कर लें उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी। बुनसेन बर्नर से जो ऊर्जा मिलती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, उतनी पर्याप्त होती है कि इलेक्ट्रॉन को, किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर सके। तो ये NaCl का एक सॉल्ट लिया है ना, क्रिस्टल होगा, तो उसको हमने बुनसेन बर्नर में गर्म किया तो इससे जो प्रकाश उत्सर्जित होगा जब उसको हम लोग प्रिज्म से पास करेंगे तो आप, क्योंकि NaCl लिया है तो NaCl येलो रीजन में, मतलब जो विजिबल लाइट है, विजिबल रीजन है, उसमें 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग में एक रंग होता है पीला रंग, येलो रंग कलर। तो येलो कलर के जो वेवलेंथ रेंज है उस रेंज में ये NaCl से आपको 2 लाइनें प्राप्त होंगी येलो रीजन में। एक का तरंगदैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉम है और दूसरे का तरंगदैर्घ्य 5896 एंगस्ट्रॉम है। तो ये दो पीली रेखाएं प्राप्त हुई येलो रीजन में, येलो रीजन ऑफ विजिबल लाइट, है ना, दृश्य प्रकाश के येलो रीजन में हमें दो आवृत्ति की या 2 तरंगदैर्घ्य की रेखाएं प्राप्त होती हैं। इसी को, क्योंकि ये लाइन है और उनके बीच प्रॉपर गैपिंग है, इनके तरंगदैर्घ्य अलग अलग हैं, इसलिए ये असतत स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसी को लाइन, मतलब कि स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस मिले। इसमें तो फिलहाल 2 ही लाइंस मिल रही हैं, सॉल्ट में 2-3 लाइनें मिलती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब हम विसर्जन नलिका में, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस को भरे बहुत कम दाब पर, दाब कितना था, 10⁻² से 10⁻³ मिलीमीटर का दाब था, मतलब बहुत कम दाब था। तो इतने दाब पर हाइड्रोजन गैस अगर किसी विसर्जन नलिका में भर दी जाए और उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा कि उससे भी प्रकाश का उत्सर्जन होता है और उस प्रकाश को अगर प्रिज्म में पास करेंगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग तरंगदैर्घ्य की, अलग अलग आवृत्ति की रेखाएं प्राप्त होंगी और हर रेखा के बीच प्रॉपर गैपिंग होगी, हर रेखा की आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य बिल्कुल फिक्स होगी। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। जितने भी परमाणुवीय स्पेक्ट्रम होते हैं वो सभी लाइन स्पेक्ट्रम ही होते हैं। तो ये हुई बात।
ये देखें, इसमें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये प्रिज्म में से पास किया है। तो इस तरह के बहुत सारी रेखाएं, अभी जब हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी रेखाएं, कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब आते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम में। देखो एकदम सीधा कंसेप्ट है, बहुत आसान है। अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि वही व्हाइट लाइट है ना, ये व्हाइट लाइट ही है, व्हाइट लाइट को स्लिट से पास किया गया है ना, ताकि एक प्रकाश को प्रक्षेपित किया जाए। उसको सीधे प्रिज्म में नहीं पास करेंगे, किसी वोलेटाइल सॉल्ट के सॉल्यूशन से पास करेंगे, वाष्पशील लवण के विलयन से पास कराएंगे। तो इस विलयन, भाई NaCl विलयन में पास कराओगे तो क्या होगा, NaCl को हमने गर्म किया था तो येलो रीजन में दो लाइनें मिली थी, एक 5890 एंगस्ट्रॉम पे और एक 5896 एंगस्ट्रॉम पे। तो उन्हीं दोनों, भाई ये दृश्य प्रकाश को आप पास करा रहे हैं तो येलो रीजन से NaCl है, तो उन्हीं दो रेखाओं को, उन्हीं दो तरंगदैर्घ्य की रेखाओं को ये अवशोषित कर लेगा, है ना। और जो यहां से जो प्रकाश बाहर निकलेगा उसको जब प्रिज्म में पास कराएंगे तो देखिए येलो रीजन में वही दो लाइन गायब हो गई, 2 डार्क लाइंस इन येलो रीजन। क्यों? क्योंकि उसने अवशोषण कर लिया। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। मतलब कि किसी भी स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश को सीधे प्रिज्म में ना पास कराकर पहले किसी वाष्पशील लवण के विलयन से पास कराएं और फिर निकलने वाले प्रकाश को जब प्रिज्म से पास कराते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप के, तो आप देखेंगे कि किसी न किसी रीजन में, किसी न किसी कलर के रीजन में कुछ डार्क लाइंस मिलेंगी, क्योंकि उन तरंगदैर्घ्य की लाइनों को विलयन ने अवशोषित कर लिया है, इसलिए वो तरंगदैर्घ्य की लाइनें आपको वहां दिखाई नहीं देंगी। ऐसे स्पेक्ट्रम को ही हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसमें कुछ डिफरेंस भी देख लेते हैं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या अंतर है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जब किसी स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश को सीधे स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा विश्लेषित किया जाता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। सीधे पास कर दिया बिना किसी अवरोध को, जो स्रोत से हमको प्रकाश मिला उसको हमने सीधे स्पेक्ट्रोस्कोप में पास कर दिया। इसमें क्या होता है, जब किसी स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश को पहले किसी पदार्थ के विलयन से गुजारते हैं और निकलने वाले प्रकाश का विश्लेषण स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा किया जाता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब पहले हमें सॉल्ट सॉल्यूशन में पास करना है, जिससे कुछ कोई ना कोई कलर का प्रकाश जो है, निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो है वो अवशोषित कर लिया जाएगा विलयनों द्वारा, और वो आपको ग्राफ में दिखाई देगा कि किसी न किसी रीजन में, किसी न किसी कलर के रीजन में कुछ आपको डार्क लाइंस मिलेंगी। इस स्पेक्ट्रम में डार्क स्थानों द्वारा अलग अलग चमकीली रंग की रेखाएं होती हैं, है ना। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में बिल्कुल ब्राइट कलर्स मिलते हैं और इसमें सतत स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क लाइनें दिखाई देती हैं। जो सतत स्पेक्ट्रम होता है उसमें किसी न किसी रीजन में कुछ डार्क लाइंस होती हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत और रेखीय दो प्रकार का होता है, हमने पढ़ा था। ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है और लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जिसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम केवल असतत स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कुछ डार्क लाइनें दिखाई देती हैं। डार्क लाइनों की वजह से ही एक डिसकंटिन्यूअस हो गया, असतत हो गया। तो आशा है सभी को स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट समझ में आया होगा, है ना। और इस पे अगर कोई समस्या है तो मेरे YouTube चैनल पे जाकर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई समस्या होगी तो मैं उसका समाधान करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।